हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अराइव यूपीएससी विद निशु पर। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यूपी पीएससी या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है आपका 2023 का 14 मई को, उसी को ध्यान में रखे चैनल पर एक नई सीरीज़ चलाई गई है। ध्येय आईएएस की जो टेस्ट सीरीज़ है और दृष्टि आईएएस की जो टेस्ट सीरीज़ है यूपी पीसीएस के लिए, उन दोनों को ही चलाया जा रहा है आप लोगों के लिए। और मैं भरोसा दिलाता हूँ दोस्तों कि इस पर बहुत ही अच्छी तरीके से कंटेंट को प्रोवाइड किया जाएगा, व्याख्या को भी बताया जाएगा, साथ ही जो नए प्रश्न भी बन सकते हैं इन क्वेश्चन के माध्यम से उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। और मैं अपने अनुभव को भी शेयर करूंगा कि कैसे मैंने 2 बार प्रीलिम्स निकाला है और इस बार भी क्या रणनीति रखनी होगी जिससे आप भी उस प्रीलिम्स को क्रैक कर पाएँ। तो इस बार फोड़ देना है दोस्तों, चिंता नहीं करना, बस यूपी पीसीएस के लिए फोड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको टेस्ट पेपर करने चाहिए। और स्टैंडर्ड कोचिंग के करिए, लोकल कोचिंग के करने से कोई फ़ायदे नहीं मिलते हैं, क्योंकि उन कोचिंग के पास जो मानक होते हैं वो पता नहीं होते हैं कि सिविल में एग्जाम्स कैसे पूछे जा रहे हैं, और वो लोग वनडे एग्जाम्स के क्वेश्चन देते हैं आपको। तो इसलिए दृष्टि के, ध्येय आईएएस के और जीएस वर्ल्ड के, इन तीनों के ही टेस्ट पेपर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तो ये टेस्ट नंबर 3 है और आज हम लोग टेस्ट नंबर 3 में इंडियन इकोनॉमिक्स पे चर्चा करेंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर्स पे भी चर्चा करेंगे और इसकी जो व्याख्या होगी और उससे जो नए प्रश्न बनने वाले होंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वो लाल कलर का जो बटन दिख रहा है ना चैनल का सब्सक्राइब करने का, तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे को ऑन कर लीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हों आपको मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ को लेकर अगर आपके मन में भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ ही साथ अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, ये लिखा हुआ है मर्कोसुर एक मुक्त व्यापार संगठन है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्तरी अमेरिका, पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया या दक्षिणी अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी, दक्षिणी अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका से संबंधित है, एक मुक्त व्यापार संगठन है जहाँ पे किसी भी प्रकार का जो टैक्स होता है, सीमा शुल्क, ये सारी तरीके की चीज़ें खत्म कर दी जाती हैं। और इसमें कौन कौन जो है कि शामिल होते हैं? तो अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, पराग्वे है, उरुग्वे है। तो ये दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी जो शुरुआत थी दोस्तों वो 1991 में की गई थी। आपको ये याद रखना है, कभी कभी मैचिंग के लिए आ जाता है तो आपको पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। वित्तीय समावेशन पर नचिकेत मोड़ समिति की स्थापना की गई थी। तो नचिकेता मोड़ समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसकी जो गठन वर्ष हुआ था वो सितंबर 2013 में इसको गठित किया गया था, जो कि आरबीआई में एक निदेशक बोर्ड के सदस्य भी थे। तो इनके द्वारा जो है कि इस पर गठित की गई थी वित्तीय समावेशन के लिए। तो वर्ष 2013 में इस कमेटी को गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। सांविधिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर, क्या होता है एसएलआर? सांविधिक तरलता अनुपात दर में कमी बैंकों के पास ऋण योग्य निधि में कमी लाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर एसएलआर में कमी है तो क्या ऋण योग्य बैंकों की निधि में जो है कि कमी आएगी? तो बिल्कुल ही गलत है। एसएलआर क्या होता है दोस्तों? एसएलआर की मात्रा ये होती है कि 18%, लगभग एट प्रेजेंट टाइम में जो है कि 18% के आसपास एसएलआर है। इतना पैसा बैंकों को रिजर्व रखना पड़ता है, ये पैसा बाहर मार्केट में नहीं देना होगा, यानी लोगों को लोन नहीं दे सकते। लेकिन अगर इसकी दर में गिरावट कर रही है आरबीआई, मान लीजिए अब कहती है 12% आपको केवल रखना है, तो 6% का अंतर आया और ये 6% जो है कि अब क्या होगा, मार्केट में जाएगा, अर्थात लोगों को लोन दिया जा सकेगा जिससे बैंकों को फ़ायदा होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है एसएलआर यानी सांविधिक तरलता अनुपात दर में कमी के अंतिम रूप में महंगाई दर में वृद्धि होगी। बिल्कुल, महंगाई कब बढ़ती है? जब आप लोगों के पास पैसे अधिक आने लगते हैं तो आप लोग किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा करते हो और कंपनी प्रोडक्शन उतना ही कर रही है जितना वो पहले भी कर रही थी। तो होता क्या है कि मांगने वाले ज़्यादा हो जाते हैं और बेचने वाले लोग कम हो जाते हैं, तो महंगाई बढ़ जाती है। एक सामान्य सी भाषा में कहें दोस्तों, एक अनार 100 बीमार, तो महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। जैसे कहते हैं ना कि एक चीज़ जो है कि बहुत खूबसूरत है और उसके पीछे 100 काले कौवे लगे पड़े हैं, तो वो खूबसूरत चीज़ की भाव तो बढ़ ही जाएंगे, कीमत बढ़ जाएगी, वो जो है कि अपना एटीट्यूड, टशन सब कुछ दिखाएंगी। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए जब पैसा मार्केट में ज़्यादा आता है तो महंगाई दर बढ़ जाती है। तो आर तो सही है लेकिन ए गलत है, इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित को काल अनुक्रम में पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले जो सबसे पहली बात क्या हुई कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण था ये कब हुआ? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ये हुआ था आपके 1 जनवरी 1949 को। फेरा के स्थान पे फेमा कब लाया गया? अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये सन 2000 में लाया गया।
FRBM एक्ट कब आया? FRBM एक्ट दोस्तों 2003 में आया। और 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा कब किया गया था? 1969 में। अब आप इसको मैचिंग करेंगे तो सबसे पहले आएगा 1, यानी हर जगह 1 दे रहा है, यहाँ तो 4 से स्टार्ट किया है तो हम इसे काट देंगे, 1 हो गया। और इसके बाद हम 4 से शुरू करेंगे तो 4, तो अब आपका आंसर क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया तुरंत। तो ये एलिमिनेटिंग मेथड होता है दोस्तों, जिसमें पूरा दिमाग नहीं लगाना होता है। बस आप ये देखो, अगर 1 कन्फर्म है आपको तो 1 से स्टार्ट होने वाले जो ऑप्शन है केवल उसी पे हम विचार करेंगे। तो ये 2 तो पहले ही कट गए, तो केवल 50% ही तो रिस्क बचा कि 50% या तो सही होगा या तो गलत होगा। लेकिन और थोड़ी नॉलेज होगी तो और भी चीज़ों को सही कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कार्य करने वाले बैंक को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग तरल कोषों के रूप में रखना होता है तथा शेष स्वर्ण और अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य होता है। वर्तमान में यह 18% है, जिसे तो क्या कहते हैं? इसे वैधानिक तरल कोषानुपात या SLR। तो हमने क्या बताया था अभी इससे ऊपर के प्रश्न में कि SLR वर्तमान में 18% है। और इसमें मुख्य रूप से आप गोल्ड रख सकते हैं, सिक्योरिटीज़ रख सकते हैं और कुछ पैसे रख सकते हैं। इन तीनों को ही बैंक अपने पास रखती है। तो ये सही आंसर हो जाएगा 5 का A। और अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को पूछा जा रहा है आपसे, यदि करारोपण की दरों को एक सीमा तक कम कर दिया जाए तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होगी। यह कथन किसने कहा है? कि अगर टैक्स की जो दर है अगर एक सीमा तक कम कर दिया जाए तो सरकार को टैक्स अधिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जब टैक्स की रेट ज़्यादा होती है तो लोग चोरी करते हैं, पैसे को दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है बहुत ज़्यादा टैक्स में पैसा जा रहा है। अगर सरकार 100 में से अगर आपसे 40 रुपये टैक्स में ही ले ले तो क्या आप देना चाहोगे? कहोगे नहीं भैया, 40 रुपये दे देंगे तो 60 रुपये तो बचेगा हमारे पास, तो हम नहीं देंगे। और हम चोरी करेंगे कि हम कहेंगे नहीं हमारे पास सर इतनी इनकम नहीं है कि हम आपको 40 रुपये टैक्स दें। लेकिन अगर सरकार टैक्स को घटा के 2 रुपये कर दे तो हर हिंदुस्तानी कहेगा कि चलो 100 रुपये में 2 ही रुपये तो देना है तो सरकार को दे दो, 98 रुपये यूज करें। और इस तरीके से 130 करोड़ जनसंख्या अगर 2-2 रुपये भी दे तो शायद भारत के राजस्व में सबसे अधिक पैसा इकट्ठा हो जाए। तो वही बात कही जा रही है। और यह जो कॉन्सेप्ट है यह आपके लाफर वक्र का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? ये लाफर वक्र के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वह भाग जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये हो जाता है फ्लोटिंग स्टॉक, यानी एक ऐसा स्टॉक जो मार्केट में इजीली आप शेयर मार्केट में आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इन चीज़ों को ही हम फ्लोटिंग स्टॉक कहते हैं। दोस्तों इकोनॉमी तो बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि इकोनॉमी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इस पूरे 150 प्रश्नों में, इस पूरे ही 150 प्रश्नों में आप देखेंगे कि इकोनॉमी के प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाएंगे, कितनी आसान भाषा में हम सॉल्व कर सकते हैं। आपका डर ही खत्म हो जाएगा बिल्कुल। और अगर आप लोगों को डर लगता है तो बताना फिर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं? देखिए यहाँ पे टेस्ट पेपर में भी थोड़ा सा डार्क कर दिया जाता है, तो मैं बोलूँगा उस चीज़ को और आप ध्यान देना, क्योंकि आप धे वालों का तरीका है कि वो डार्क कर देते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है वो दिखता नहीं ईजिली। तो पहली जानकी रमन समिति जो प्रतिभूति घोटाला संबंधित है कि नहीं, महाजन समिति चीनी उद्योग, मीरा सेठ समिति कर सुधार और खुसरो समिति कृषि सुधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि मीरा सेठ समिति कर सुधार से संबंधित नहीं है बल्कि हथकरघा के विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? हथकरघा के विकास से, यानी कि ग्रामीण विकास से संबंधित है। बाकी सभी जो है कि समितियाँ सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है संघीय बजट के संदर्भ में राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो आप इसको देखेंगे कि कुल व्यय, जितना भी व्यय कर रहे हैं उसमें से आप राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली और विनिवेश से जितनी भी प्राप्तियां हैं उसे कुल व्यय में से माइनस कर देंगे तो जो व्यय बचा रहेगा वही हमारा राजकोषीय घाटा रहेगा। क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट किया 100 रुपये और हमें मिला जो है कि केवल 70 रुपये, तो 30 रुपये की जो कमी होती है वही तो राजकोषीय घाटा होगा। मान लीजिए सरकार ने 100 रुपये जो है कि एक वर्ष में खर्च किया, उसको बदले में कितना मिला? राजस्व यानी टैक्स मिल गया मान लीजिए 40 रुपये, ऋण से वसूली हो गई 20 रुपये और विनिवेश से प्राप्त हो गया 10 रुपये, तो 70 रुपये ही तो मिला। तो 100 में से जब आप 70 रुपये को माइनस करेंगे तो 30 रुपये जो अभी बच रहा है वही तो इसका घाटा है। इस घाटे को कैसे पूरा किया जाए? जबकि होना क्या चाहिए था कि 100 रुपये अगर हमने लगाया तो कम से कम हमें 120, 130, 140 रुपये मिलता, तो हम कहते कि हम फायदे में, राजकोषीय घाटा नहीं है बल्कि राजकोषीय फायदा हो रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 1960-61 से पूर्व किसी कंपनी की आय पर जो कर लगता था उसे सुपर टैक्स कहते थे। वर्तमान में कंपनी की आय यानी कि लाभ पर लगने वाला कर निगम कर कहलाता है, यानी कि कॉरपोरेट टैक्स कहलाता है। तो दोनों में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पूछा जा रहा है असत्य कथन। तो आप देखोगे ना तो पहला गलत है और ना ही दूसरा। बिल्कुल 60-61 में उसे सुपर टैक्स कहा जाता था और अब उसे कॉरपोरेट टैक्स कहा जाता है, निगम कर, क्योंकि कंपनी जो है कि निगम के रूप में होती है, इसलिए कॉरपोरेट टैक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे राष्ट्र है और उनकी कुछ मुद्रा है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो मुद्रा होती है वो क्या कहलाती है? बांग्लादेश की मुद्रा टका कहलाती है। चीन की मुद्रा युआन कहलाती है। थाईलैंड की मुद्रा बहत कहलाती है। लेकिन यूएई की जो मुद्रा होती है वो दिनार नहीं कहलाती है। क्या कहलाती है? बल्कि दिरहम कहलाती है। क्या कहलाती है? दिरहम। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे, ये इंग्लिश वर्जन है, हम लोग हिंदी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुद्रास्फीति एक गणितीय युक्ति है जिससे बाजार में मुद्रा के फैलाव और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को मापा जाता है। बिल्कुल सही बात है। मुद्रास्फीति से जो है कि ये गणना की जाती है कि कितना पैसा मार्केट में है और साथ ही साथ जो है कि वस्तुओं की कीमत में कितनी वृद्धि हो रही है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत में मुद्रास्फीति की माप का सर्वाधिक प्रचलित माप जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है, यानी कि CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे किया जाता है। तो यह भी बात सही है। वैसे तो देखा जाए तो WPI पर भी इसकी गणना होती है, लेकिन जो मुख्य रूप से होती है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे होती है। और यहाँ पे सत्य कथन की बात पूछ रहा है, तो आपका ए हो जाएगा ऑप्शन कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है, यह बात तो सही है। भारत एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है, यह बात भी सही है। भारत में आय का असमान वितरण है, यह भी सही है। और भारत में निर्भरता दर निम्न है, यह बात गलत है। क्यों गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्यों गलत है? निर्भरता जो दर होती है, कहने का मतलब होता है वैसे तो हमारी जो वर्किंग एज होती है वो होती है 15 से 59 वर्ष, हम मान के चलते हैं ना, हमारी कार्यशील जनसंख्या। लेकिन भारत में 15 से 30 साल तक के जो उम्र के बच्चे हैं, या यूँ कहूँ कि 0 से 30 साल तक के बच्चे, वो आज भी अपने परिवार की आय पर ही निर्भर हैं। हम और आप क्या हैं? अगर बेरोजगार हैं तो कहीं ना कहीं यही तो कहेंगे कि हम अपने परिवार की आय पर निर्भर हैं। फिर 60 साल के बाद जो बुजुर्ग है वो अपने बच्चों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो स्वतंत्र नहीं है। कहने का मतलब आर्थिक रूप से जो है कि ये नहीं कहेंगे कि 12-13 साल बाद, 15 साल बाद बच्चे कमाने लगे, या 60 साल के बाद भी बुजुर्गों के पास कुछ ऐसे संसाधन हो जिससे वो अपने खर्चे स्वयं चला सकें। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं। निर्भरता दर यहाँ पे बहुत ही अधिक है। भारत में निर्भरता दर बहुत अधिक है। तो 13 का डी सही हो जाएगा, क्योंकि यह स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना वर्ष क्या है? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को कब स्थापित किया गया या कब इसको शुरू किया गया? तो यह जो मिशन हुआ था शुरू, ये 1988 में शुरू हुआ था, जिसमें 15 से लेके 39 वर्ष तक के लोगों को शिक्षित करने का कार्य शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, डब्ल्यू रोस्टो ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा है? तो 5 चरणों में बांटा है दोस्तों। कितने चरणों में? 5 चरणों में। और अगला यहाँ पे प्रश्न है, कूट का मिलान करना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय स्कीम, कस्तूरबा गांधी विद्यालय या राष्ट्रीय बाल भवन। तो इसका मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसका मिलान करना। तो इसके आंसर को अगर आप देखोगे तो जवाहर नवोदय जो विद्यालय है वो 1986 में शुरू हुआ। केंद्रीय विद्यालय स्कीम 1962 में शुरू हुआ। कस्तूरबा गांधी विद्यालय यह 2004 में शुरू हुआ। और राष्ट्रीय बाल भवन ये 1956 में शुरू हुआ। तो ये इसका सही उत्तर है। और यहाँ पर भी मैंने साइड में लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। पूछा जा रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? जैसे अमृत मिशन 25 जून 2015, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 और डिजिटल इंडिया मिशन 21 अगस्त 2015। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसकी जो उद्घाटन था वो 1 जुलाई को किया गया था। 1 जुलाई 2015। ईयर तो सही है दोस्तों, लेकिन मंथ गलत है। तो 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन जो है मोदी सरकार के द्वारा शुरू किया गया। बाकी सभी जो मैचिंग्स हैं वो सभी सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं अब हम लोग। अब यहाँ पे मिलान करना है कि जो सार्वजनिक उपक्रम हैं और उनके जो मुख्यालय हैं उनसे संबंधित यह प्रश्न है। जैसे MTNL की बात करेंगे, जो मेट्रोपॉलिटन जो होते हैं नेटवर्क जो होते हैं टेलीफोन निगम लिमिटेड, तो उससे संबंधित है। तो MTNL का तो हो जाएगा नई दिल्ली। नालको की बात करेंगे जो कि एक नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है, यह ओडिशा में हो जाएगी। और HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये बंगलुरु में हो जाएगी। और कोल इंडिया लिमिटेड CIL, इसका मुख्यालय कोलकाता में होता है। तो इस तरीके से आप इनके मुख्यालय को भी याद रख लीजिएगा, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, जननी सुरक्षा योजना के विषय में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। इसे वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया था, यह बिल्कुल सही बात है। और इसे केंद्र और राज्य का योगदान अनुपात 60:40 होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि ये पूरी तरीके से CSS यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित ये योजना है। इसमें राज्य के द्वारा कोई भी अनुपात या योगदान नहीं दिया जाएगा। और यह संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए है। मतलब संस्थागत का मतलब हो गया कि कोई भी जो प्रसव होता है, यानी कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि छोटे अस्पतालों या प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं। तो कहा जाता है कि इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटी जो बहुत अच्छी होती है उनको जो है कि फोकस देने पे बात की गई है, ताकि मृत्यु दर जो है वो कम की जा सके। और आशा वर्कर इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जो आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ पर जो आशा वर्कर होती हैं, आपके गांव में भी होती हैं, वो इसमें बहुत बड़ी योगदान देती हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यही स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेबी एक गैर सांविधिक संस्था है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि सेबी एक गैर सांविधिक संस्था है और म्यूचुअल फंड का नियमन सेबी के द्वारा किया जाता है। कौन सा कथन असत्य है। तो आप देखेंगे कि सेबी एक गैर सांविधिक संस्था नहीं है दोस्तों, ये बल्कि 12 अप्रैल 1988 को जो है कि गैर संवैधानिक संस्था के रूप में इसको मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव दिया था। लेकिन देखा जाए तो 30 जनवरी, कब 30 जनवरी 1992 में इसको एक संवैधानिक दर्जा यानी कि सांविधिक दर्जा दे दिया गया था संसद के द्वारा। पहला गलत है। और दूसरा, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से संबंधित है और शेयर मार्केट जो होती है पूंजी बाजार, उसका नियमन सेबी के द्वारा ही किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो 20 का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि केवल कथन कौन सा सत्य है, तो बी वाला, क्योंकि यही जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, दूसरा तो सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है ये तो। दूसरा कह रहा है वर्ष 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, यानी जो इकोनॉमिक सर्वे होता था वो केंद्रीय बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था 64 तक। तो यह स्टेटमेंट भी सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में जो है कि इकोनॉमिक सर्वे को कब प्रस्तुत किया जाता है, कब प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग क्रमशः अग्रसारित करेगा। अगर हम मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग यानी कि मानव पूंजी को अगर हम डेवलप कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल को, ह्यूमन को डेवलप कर रहे हैं, तो क्या क्या हमें विकास देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात होगी कि कुशलता में इनके विकास आएगा, यानी कुशलता स्किल्ड होंगे, फिर संसाधनों का समुचित उपयोग कर सकेंगे, और फाइनली हमारी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कैपिटल जो है, जो ह्यूमन कैपिटल है, उसको स्किल्ड बनाना चाहिए। उस पर जो है कि सरकार को बहुत सारे पैसे योजना के माध्यम से खर्च करने चाहिए ताकि वो कुशल श्रमिक बन सके। तो बी का 22 का हो जाएगा सी आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सम्मिलित होता है। अब प्राकृतिक संसाधन का मतलब हो गया जैसे जल, वायु, प्रकाश, मिट्टी, खनन, कृषि। तो ये सारे जो क्षेत्र होते हैं ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो 23 का हो गया ए। और द्वितीयक सेक्टर की बात करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, इंडस्ट्री सेक्टर आता है, औद्योगिक इकाइयाँ आती हैं। और टर्सरी जो सेक्टर होता है दोस्तों, इसमें सर्विसेज आती हैं, जैसे कि आपके टीचर हो गए, बैंकिंग हो गई, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जो आपको सर्विस देते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, तो ये इसमें आते हैं। तो आपका प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किसके द्वारा होता है, प्राइमरी सेक्टर के द्वारा होता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे,
यहाँ पे कथन दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र एक समस्या है। तो हम कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि असंगठित क्षेत्र का कोई निश्चित दायरा नहीं है दोस्तों, और इसकी वजह से गणना क्या होती है, थोड़ी सी विचलित हो जाती है, यानी कि सही आंकड़े नहीं मिल पाते हमको। और अगला कारण क्या है, असंगठित क्षेत्र की आय गणना का विशिष्ट उपकरण नहीं है। तो यह बात भी सही है, अगर आप असंगठित क्षेत्र के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो आपको कभी भी सही आंकड़ा प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए ए आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम लोग। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथनों की पहचान कीजिए। यह किसी देश की सीमा के अंदर सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का एक मौद्रिक मूल्य होता है। यह सदैव आवश्यक है कि संपूर्ण जीडीपी देशवासियों की उत्पादक सेवाओं का ही परिणाम है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि केवल पहला ही स्टेटमेंट सही होता है, केवल पहला ही स्टेटमेंट, क्योंकि संपूर्ण जो जीडीपी आती है वो देशवासियों की ही नहीं, उसके अंतर्गत जो विदेशी व्यक्ति भारत में रह के जो है कि जो योगदान अपना दे रहा था वो सारे के सारे जो है कि इसमें शामिल हो जाते हैं, केवल देशवासी ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हम माइनस करते हैं जो विदेशियों के द्वारा जो पैसा कमाया गया, जब वो अपने देश ले जाते हैं तब उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास जीडीपी बचती है वो नेट यानी कि ग्रॉस जीडीपी बच के आती है। तो इसीलिए आपका जो सही कथन होगा केवल पहला ही सही होगा। तो अगले प्रश्न को देख, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग का देखते हैं। और 26 में दिया हुआ है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई जिसको आज हम कहते हैं, और ये बहुत अच्छे से फंक्शन भी कर रही है। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी इसकी स्थापना, जो है कि 1961 से 1966 में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसी दौरान इसकी स्थापना, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। ये ईयर तो मैं सही बता रहा हूँ, टिक मैंने जो है कि गलत लगा दिया। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो 1961 से 66 के दौरान थी। तो इसी दौरान इसकी स्थापना की गई थी एफसीआई की। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन देश में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक गहन सकारात्मक कार्रवाई है। यानी आर्थिक गतिविधि को अगर आप बढ़ावा देना चाहते हैं तो राजकोषीय प्रोत्साहन जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक जो है कि बढ़ावा नहीं हो सकता। मतलब कि सरकार के द्वारा खर्च बढ़ा दिया जाए, टैक्स में कटौती कर दी जाए, और घरों और वस्तुओं और सेवाओं के लिए व्यवसायों की मांग का बढ़ाना। यानी कि जब सरकार के द्वारा अधिक से अधिक पैसा खर्च किया जाता है मार्केट में योजनाओं के माध्यम से, तो लोगों के पास जब पैसा पहुंचता है तो वो लोग जो है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कि ज़्यादा करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है। तो नेशनल इनकम की जो कमेटी थी उससे कौन संबंधित नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पीसी महालनोबिस जी समिति थे, वी राव भी थे, और डॉक्टर आर गाडगिल थे, और सी आर राव जो है कि इससे संबंधित नहीं थे। ठीक है, 28 का डी हो जाएगा क्योंकि ये इससे संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो आइए हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। 24 दिसंबर भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को ही संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, की ए और आर दोनों ही सही है। और ये 1986 24 दिसंबर में ही अधिनियमित किया गया था, इसीलिए 24 दिसंबर को अब क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं अर्थात कि गलत है। तो यहाँ पे शहर है और यहाँ पे निर्यातित वस्तु है, कौन सी चीज़ें कहाँ से निर्यातित की जाती हैं। तो आप देखेंगे कि जो पंजिम है, यानी कि गोवा की राजधानी जो पणजी या कहीं कहीं पंजिम भी कहा जाता है, तो रबड़ उद्योग। अंकलेश्वर की बात करेंगे तो रसायन, भोपाल की बात करेंगे तो कीटनाशक, और मुरादाबाद की बात करेंगे तो यहाँ से हौजरी नहीं जाती है, हौजरी नहीं बल्कि ब्रासवेयर, हैंडीक्राफ्ट, धातु पत्र, स्पेशली पीतल के जो बर्तन होते हैं वो सारे के सारे यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 करेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है
यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, संस्था है और उसकी स्थापना वर्ष। जैसे पूछ रहा है कि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब की गई, 1950 में की गई, सही है ये। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना 1956 में की गई, यह भी सही है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको हम सिड भी कहते हैं, 1990 में स्थापना की गई, यह भी सही है। तो 31 का ए सही हो जाएगा, 1 2 3 ये तीनों ही सही सुमेलित दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग देखेंगे। 32 दे रहा है, WTO के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए। तो एम्बर बॉक्स की जो सब्सिडी है, जो एम्बर बॉक्स की सब्सिडी है, इसी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए। अगर ब्लू बॉक्स सब्सिडी की बात करेंगे तो ये शर्त पे आधारित होती है, यानी कि शर्तों पर आधारित सब्सिडी दी जाती है। और ग्रीन बॉक्स की बात करेंगे तो इसमें सब्सिडी देने की अनुमति होती है। क्या होती है? सब्सिडी देने की अनुमति होती है। और रेड बॉक्स की बात करेंगे तो सब्सिडी तुरंत यहाँ पे समाप्त की जाती है, लेकिन बस कृषि को छोड़ दिया जाता है इसमें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति में उद्योगों को संयुक्त क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। जो औद्योगिक नीति कौन सी थी जिसमें उद्योगों को संयुक्त क्षेत्र में विभाजित किया गया था? तो जो दूसरी थी, यानी कि 1956 की औद्योगिक नीति आई थी, जिसको पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। इसमें सार्वजनिक और निजी एवं संयुक्त क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। अब यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि इन योजनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो कैसे व्यवस्थित करना है? मेक इन इंडिया की बात करेंगे तो मेक इन इंडिया योजना कब आई थी? तो सितंबर 2014 में आई थी, सितंबर 2014 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आई थी? तो ये आई थी आपकी अगस्त 2014 में आई थी। ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगस्त 2014 में। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो ये आई थी आपकी मई 2016 में, मई 2016 में। और सांसद आदर्श ग्राम योजना ये जो आपकी आई थी ये अक्टूबर 2014 में आई थी। तो अब अगर आपको इन चारों के ऑप्शन अगर पता होंगे तो आप देखोगे कि सबसे लास्ट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी बलिया से। कहाँ से शुरू की गई थी? बलिया से शुरू की गई थी, यूपी के। तो यहाँ पर जो है कि तीसरा ऑप्शन से जो समाप्त हो रहा होगा वही आंसर बनना चाहिए। तो ना तो ये थर्ड से समाप्त हो रहा ना ये, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए गए। और अब इसकी बात आती है ए और डी में से कौन सा चुने। तो आपको पूरे क्रम याद होने चाहिए कि मेक इन इंडिया 2014 सितंबर, प्रधानमंत्री जनधन योजना अगस्त 2014, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 और सांसद आदर्श ग्राम योजना अक्टूबर 2014। तो इस तरीके से इसका जो सही क्रम हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा कि 2 1 4 3। तो चलिए 34 का हमने देख लिया ए ऑप्शन। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किस एक का महत्व मीठी क्रांति से है। तो मीठी क्रांति का मतलब हो गया कि शहद के उत्पादन को बढ़ाना है, तो इसीलिए इस पर फोकस किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में सत्य है, यानी इसके संबंध में क्या सत्य है। इसका निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा किया जा सकता है या किया जाता है। यह वह राशि है जो सभी बैंक रिजर्व बैंक के पास जमानत के रूप में रखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे पूछा जा रहा है सत्य कथन, तो इसका हो जाएगा डी। न तो पहला सही है और न ही दूसरा, क्योंकि जो कार होती है दोस्तों पूंजी पर्याप्त अनुपात, तो ये जो है कि निर्धारण प्रत्येक बैंक के द्वारा भी नहीं किया जाता है इसका, ठीक है। और साथ ही साथ इन निधियों को बैंक अपने ही पास रखती है, न कि जो है कि आरबीआई, बस इसका निर्धारण आरबीआई करती है। तो इसका आंसर होता है यहाँ पे आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती है। और यहाँ पे जो लिखा है आरबीआई के पास, तो आरबीआई के पास नहीं, बैंक अपने पास स्वयं रखते हैं। तो ये इसलिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे हम 37। तो आइए 37 प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। यह मिशन का प्रारंभ 2007-8 में किया गया था। इस मिशन का प्रारंभ 2007-8 में किया गया था, तो यह बात बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। फिर दूसरा, यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, यह भी सही है। इसका क्रियान्वयन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया था, यह भी सही है। तो फाइनली डी हो जाएगा इसका आंसर कि सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखेंगे। भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। तो अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया है। ये बहुत ही भारतीय मूल के जो है कि बहुत जाने माने अर्थशास्त्र के व्यक्ति हैं और इनके द्वारा यह विचार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है,
ऐसा विकास जिसमें आर्थिक विकास की उच्च दर से जनित राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को उचित हिस्सा मिल जाए, तो यह कहलाता है आपका समावेशी विकास। यानी कि पैसा बहुत कमाया जा रहा है, लेकिन उससे अगर जब गरीबों का भी भला किया जाएगा, उत्थान किया जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि समावेशी विकास हो रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में 8 उद्योगों को कोर उद्योगों में सम्मिलित किया गया है। इनमें से कौन से इसके अंतर्गत आते हैं? तो आप देखोगे कोयला उद्योग, वस्त्र उद्योग, विद्युत उद्योग, उर्वरक उद्योग और सीमेंट उद्योग। तो जो कोर इंडस्ट्री होती है दोस्तों, उसमें यह मान के चला जाता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहलाती हैं। तो वस्त्र उद्योग को अगर हम काट देते हैं तो कोयला, उर्वरक, सीमेंट और विद्युत, तो ये इसमें ऑप्शन आ जाएंगे। ए ऑप्शन सही होगा, 1 2 4 5, तो 40 का हो जाएगा ए आंसर। ओके, जबकि इसमें टोटल 8 उद्योग आते हैं। इसमें कच्चा तेल भी आता है, प्राकृतिक गैस भी आती है, रिफाइनरी उत्पाद भी आते हैं, साथ ही साथ इस्पात भी आता है। तो ये इसमें 8 इंडस्ट्रीज आती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग के स्वरूप एवं आकार को निर्धारित नहीं करता है कि उद्योग कितना बड़ा होगा, कितना स्वरूप? तो ये श्रम शक्ति जो है कि निर्धारित नहीं करती है। बाकी पूंजी का जितना निवेश होगा उतना ही उद्योग का स्वरूप और आकार बदलेगा। बिजली की खपत अगर अधिक हो रही है तो इसका मतलब इंडस्ट्री जो है कि ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 42 है, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए भारत में जेंडर बजटिंग का प्रावधान किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए। वर्ष 2005-06 के बजट में भारत में जेंडर बजटिंग के बारे में बात की गई थी, और इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है कि पूरे बजट में आपको पर्टिकुलर महिला विशेष जो जेंडर है उसके लिए कुछ एक अलग से विशेष प्रावधान करना होता है। बजट के अंतर्गत कुछ धनराशियाँ इनको दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हम बात करेंगे। हम पूछा जा रहा है, मुद्रास्फीति से निम्नलिखित में से कौन से वर्ग लाभान्वित नहीं होंगे? यानी महंगाई बढ़ने पे कौन प्रॉफिट में नहीं होगा, यही पूछा जा रहा है आपसे। आप उपभोक्ता हैं, मान लीजिए आपको कभी लगता है कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी यानी महंगाई बढ़ेगी तो क्या मुझे फ़ायदा होगा? आप सोचेंगे कि हमेशा महंगाई कम रहे, कम से कम कीमत में जो है कि सामान मिल जाए। तो दूसरा स्टेटमेंट आप देख लीजिए, दूसरा तो कंफर्म होना चाहिए। तो यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब 1 2 3 में आप देखोगे 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ है, तो तीसरे पे हमें विचार करना ही नहीं है। आप एक पे विचार कर। अब मान लीजिए लेनदार है, लेनदार को भी फ़ायदा हो जाता है मुद्रास्फीति में, क्योंकि आप एक निश्चित ब्याज दर पे अगर आपने पैसा लिया है बैंक से कि आप 100 रुपये के बदले आप 110 रुपये रिटर्न करोगे, 10 रुपये का ब्याज दे रहे हो, तो आप 10 साल बाद भी 10 रुपये का ही तो ब्याज दोगे। लेकिन क्या 10 साल बाद 10 रुपये की कीमत 10 रुपये के बराबर रहेगी? हो सकता है आज 10 रुपये में हम एक चाय पी लेते हैं, 10 साल बाद 10 रुपये में एक चाय भी ना मिले, लेकिन बैंक को तो 10 ही रुपये दे रहे हैं हम, 10 साल बाद भी ब्याज रिटर्न कर रहे हैं, तो हमें तो फ़ायदा है। तो इसलिए 1 2 3 तीनों को ही फ़ायदा होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसीलिए देनदार यानी कि बैंक जो है उसको नुकसान होगा, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, पूछा जा रहा है, विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों, इसमें सार्वजनिक जो है कि आती हैं क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र आते हैं इसमें, और साथ ही साथ निजी क्षेत्र भी आते हैं इसमें। तो दोनों को ही इसमें फ़ायदा होता है, इसीलिए इसमें राज्य और व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा होती है, इसलिए ए स्टेटमेंट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित किया गया। भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रवजन सर्वाधिक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि जो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में असंगठित श्रमिक क्षेत्रों के लिए आया था, और भारत में जो जनसंख्या का पलायन होता है वो सामान्यतः गाँव से शहर की ओर ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको लगता है शहर में ज़्यादा रोजगार है, इसीलिए वो लोग गाँव छोड़ के शहर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक में भारी उद्योगों का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत की गई थी? तो आप यहाँ पे देखोगे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा कहा गया था, जबकि अगर हम बात करें पहली पंचवर्षीय योजना तो इसमें कृषि पर बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसको पीसी महालनोबिस मॉडल कहते हैं, तो इन्होंने हैवी इंडस्ट्री पर बल दिया था। किस पे दिया था? हैवी इंडस्ट्री पे, यानी कि भारी उद्योगों पर बल दिया था। और जबकि 8वीं पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की जगह आधारिक संरचनाओं यानी कि जो आधारभूत डेवलपमेंट है इस पर फोकस किया गया था कि आप सड़क बनवाइए, बिजली की स्थिति सही करिए, सार्वजनिक जो है कि व्यवस्थाएं सही करिए, तो ऑटोमेटिकली सुधार होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर है 47,
निम्नलिखित में से किस एक को देश की कुल आबादी से भाग देने पर देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। तो भाई प्रति व्यक्ति आय की पता निकालना हो, अगर जो कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम कितनी होती है, तो उसमें जाहिर सी बात है जो है कि आप जब एनएनपी में यानी एनएनपी जब इसको डिवाइड करते हो आप देश की कुल जनसंख्या से, तो आपका क्या आ जाता है, पर कैपिटा इनकम आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में आयकर की वसूली निम्नलिखित में से किस एक विधि पर आधारित है। तो आयकर की जो वसूली होती है वो प्रगामी कराधान होती है। क्या होती है, प्रगामी कराधान पे आधारित है भारत में। और अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है। यहाँ पे क्या कहता है 49 क्वेश्चन, सत्य कथन की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद गाजियाबाद में स्थित है क्या, तो हम कहेंगे बिल्कुल ये बात सही है। दूसरा, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है, यह भी सही है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम हरियाणा में 2007 में शुरू की गई थी, यह भी सही है। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998-99 में किया गया था, यह भी सही। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये गाजियाबाद में नहीं बल्कि लखनऊ में है। कहाँ पे, लखनऊ में है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, जो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर है ये ICAR के द्वारा जो है कि प्रकाशित की जाती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, न कि भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा। ठीक है, तो ICAR के द्वारा जो है कि प्रकाशित की जाती है, परिषद के द्वारा, संस्थान के द्वारा नहीं। ओके। और तीसरा है जो मौसम आधारित जो फसल बीमा योजना थी, ये सबसे पहले 2007 में हरियाणा नहीं बल्कि कर्नाटक में शुरू हुई थी। और चौथा स्टेटमेंट ही केवल सही है, क्योंकि 98-99 में किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको हम लोग KCC योजना भी कहते हैं, इसकी शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा प्रति वर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे है वो आर्थिक मामलों का विभाग ही तैयार करता है, और यही विभाग आपका बजट भी तैयार करता है। और यह जो विभाग है ये किसके अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों का विभाग होता है जो कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों ही तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, मूल्य वर्धित कर यानी कि वैल्यू एडिशन टैक्स जिसको हम लोग कहते हैं, कर की वसूली की जाती है। मूल्यवर्धित कर में जो टैक्स की वसूली की जाती है वो मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में, यानी जितनी बार आप वैल्यू एडिशन करोगे उतनी बार आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के बारे में बात करता है। तो इसके बारे में कौन सी बातें सही हैं, तो हम कहेंगे कि यह एक प्रत्यक्ष कर है, तो बिल्कुल सही बात है। इसको पहली बार 1997-98 में आरोपित किया गया था, यह भी सही है। और यह कंपनियों को आयकर के रूप में एक न्यूनतम राशि चुकाने के लिए विवश करने का एक तरीका है, यह भी सही है। तो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो सभी कथन सही मान लिए गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 53। आइए हम लोग 53 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है। तो आप देखोगे नकदी फसल कौन सी नहीं है, सोयाबीन नहीं है, क्योंकि सोयाबीन किस में आ जाती है, ये एक तरीके से नकदी फसल नहीं बल्कि खाद्यान्न या दलहनी फसल कह सकते हैं, आप इसे तिलहन फसल भी कह सकते हैं। लेकिन गन्ना, तंबाकू, रबर ये तीनों ही नकदी फसल होती हैं जिनको बोने के बाद तुरंत ही पैसा अधिक मात्रा में मिल सके। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग गुणवत्ता मापने की रेटिंग के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो बैंकिंग की जो गुणवत्ता है उसे मापने के लिए जो रेटिंग होती है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे हम इंग्लिश में, CAMELS, क्या लिखेंगे, ई के बाद आएगा LS। तो ये जो है कि कैमल्स जैसे हम कहते हैं, तो ये होता है। कैमल्स में क्या हो गया, C से हो गया कैपिटल एडिक्वेसी, A से हो गया एसेट क्वालिटी, M से हो गया मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, और E से हो गया अर्निंग, और L से हो गया लिक्विडिटी, और S से हो गया सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बैंकिंग गुणवत्ता के नापने के लिए रेटिंग के तौर पे माना जाता है इसे। अगला प्रश्न है 55, भारत की वह कंपनी जिसके पास लोगों की क्रेडिट प्रोफाइल है जिसके आधार पर ग्राहक का क्रेडिट स्कोर अल्प समय में ही प्राप्त किया जा सकता है, कम समय में ही, तो उसे हम कहते हैं सिबिल। और इसी को हम सिबिल स्कोर भी कहते हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगा, और अगर आपने फ्रॉडबाजी की है तो आपका सिबिल खराब होगा और आपको लोन नहीं मिल सकता।
और सामान्यतः जो क्रेडिट स्कोर होता है वो 300 से लेकर 900 के बीच में होता है, और यह माना जाता है कि अगर आपका 750 से ऊपर अगर सिविल स्कोर है तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मानी जाती है। मैं अगर अपना दोस्तों बताऊं सिविल ना, तो मेरा 758 ही है, मतलब मैं कह सकता हूं कि सिविल की रेटिंग मेरी बहुत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 56 है, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहा जाता है? नीर, वेस्ट्रो, नेस्ट्रो, रीर। तो सिंपल सी बात है, विदेशों में स्थित जो विदेशी बैंक हैं जितनी भी, उनमें विदेशी मुद्रा में जो भारतीय बैंकों ने अपने खाते खोले हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नेस्ट्रो कहते हैं, यानी कि नेस्ट्रो खाता। नेस्ट्रो खाता किसे कहते हैं दोस्तों? ये वो खाते होते हैं जो हम क्या करेंगे? विदेशों में खोलेंगे दूसरे के यहाँ और उसी की बैंकों में। लेकिन अगर हम बात करें वो हमारे यहाँ खोलेगा तो वो क्या कहेगा? हमारे भाषा में उसको हम वेस्ट्रो खाता कह देंगे। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? नेस्ट्रो। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर कि जब विदेशों में स्थित विदेशी बैंक के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को नेस्ट्रो कहते हैं, और इस अकाउंट का अर्थ होता है आपके साथ हमारे खाते, यानी आवर अकाउंट विद यू। तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पर। निम्नलिखित में से कौन एक पूंजी निर्माण की आवश्यक दशा नहीं है? यानी अगर आपको पूंजी निर्माण करनी है तो उसमें से 3 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चौथी को आप एक बार को छोड़ सकते हैं। तो वो है विनिवेश। अगर आप विनिवेश कर रहे हैं, बने हुए सामान को अगर आप बेच रहे हैं तो आपने पूंजी को जो है कि बना नहीं रहे बल्कि बेच रहे हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे सामान को हम लोग खरीद लेते हैं, पहली बार उसे यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम उसे सेकेंड हैंड बेच देते हैं, चाहे वो रेल की पटरी हो चाहे हमारे घर का मोबाइल हो। तो क्या पूंजी निर्माण कर रहे हैं उससे? हमने पहली बार लिया 70,000 रुपये का सामान, 1 साल यूज किया और उसके बाद उसे 30,000 में बेच दिया, तो 40,000 का नुकसान तो उठाया हमने। तो ये चीज़ होती है विनिवेश, कभी भी पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक दशा नहीं होती है। बल्कि अगर आपको पूंजी बनानी है तो बचत करना सीखिए, विनियोग करिए, वित्तीय संस्थाओं में उसको पैसे को लगाइए, तो ये इसका सही स्टेटमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भूमि विकास बैंक ग्रामीण साख की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दीर्घकालीन साख का ढांचा सभी राज्यों में एक समान है। दीर्घकालीन साख का ढांचा सभी राज्यों में एक समान है। तो आप देखेंगे कि केवल पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन सभी राज्यों में एक समान हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59। मुद्रा की क्रय शक्ति मूल्य स्तर के बराबर होती है। तो मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है वो सामान्यतः मूल्य स्तर के व्युत्क्रम में होती है, यानी कि जो मूल्य स्तर होता है उसके व्युत्क्रम में होती है। जब मूल्य स्तर बढ़ता है तो मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है? घट जाती है, गिरावट आती है। और मूल्य स्तर में जब कमी होती है तो हम कहते हैं कि मूल्य में वृद्धि को प्रदर्शित करती है। यानी $1 खरीदने के लिए अगर आपको 90 रुपये पेमेंट करना पड़े तो आप कहोगे मुद्रा की कीमत कम हो गई हमारे यहाँ। और अगर हम $1 को खरीदने के लिए केवल 30 रुपये ही खर्च करें तो क्या कहेंगे कि हमारे रुपए में इतनी ताकत हो गई है, यानी इतनी इसकी वृद्धि हो गई है, इसकी वैल्यू बढ़ गई है कि हम 30 रुपये दे के ही $1 ले रहे हैं। तो इसी चीज़ को देखते कि उल्टा रेशियो होता है। कैसा रेशियो होता है? कुछ इस तरीके से इसके बीच में संबंध होता है। और अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूंजी निर्माण, वैज्ञानिक घटक, संगठन और तकनीक व नवाचार। तो इसमें कह रहा है देश की वृद्धि में कौन सा आर्थिक तत्व है? तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1, 3, 4 तो सही है, लेकिन बी नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई? आर्थिक तत्व की बात की जा रही है, ये वैज्ञानिक घटक जो है कि कोई आर्थिक तत्व नहीं होता है ये। ओके, तो अगर हम बात करें कि ये अनआर्थिक तत्व होते हैं, मतलब कि आर्थिक के बिना, जैसे सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटक। डेवलपमेंट तो सभी देश हर एक घटक से होता है, सभी कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं देश की वृद्धि के लिए। लेकिन बात हो रही है वैज्ञानिक घटक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आर्थिक कंपोनेंट्स नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 है, राजकोषीय उपायों में उतनी आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता जितनी आसानी से मौद्रिक उपायों में किया जा सकता है। और राजकोषीय नीति का निर्धारण सरकार की बजट नीति के अधीन होता है, जिसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है दोस्तों। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे की स्पष्ट व्याख्या कर रहे हैं कि आराम से राजकोषीय निर्धारण जो होता है वो संसद की बजट नीति के अधीन होता है, और उसमें जब आप उसमें परिवर्तन करोगे तो आपको संसद से तो परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन जो आपकी मौद्रिक नीति है वो केवल आरबीआई के ऊपर डिपेंड करती है, और आरबीआई को किसी से परमिशन नहीं लेनी होती है, वो अपनी मौद्रिक नीति को बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन एक मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारक नहीं हो सकता। मांग प्रेरित मतलब डिमांड के बेस पर। तो डिमांड के बेस पे आप देखोगे तो कच्चे माल की कीमत में वृद्धि, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि जो होती है वो डिमांड के बल पे नहीं होती बल्कि सप्लाई के बल पे। अगर कच्चे माल की सप्लाई कम कर दी जाए और ख़रीदने वाले बहुत सारे लोग हैं तो जाहिर सी बात है कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। तो इसी को कहा जा रहा है। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 60। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पर कुछ समितियाँ दी हुई हैं दोस्तों और उनके विषय दिए हुए हैं, तो इनको हमें मिलाना है कि कौन सी समिति किस विषय से संबंधित थी। जैसे रंगराजन समिति की बात करेंगे तो ये विनिवेश से संबंधित थे, तो ये विनिवेश हो जाएंगे। नरसिम्हन समिति की बात करेंगे तो ये वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित थे। और केलकर की समिति की अगर हम बात करते हैं तो ये टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। और मल्होत्रा समिति आपके इंश्योरेंस रिफॉर्म यानी कि बीमा सुधार से संबंधित हैं। तो ये थे इसकी मैचिंग। और क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं हम लोग। वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घ अवधि ऋण प्रदान किया जाता है वह क्या कहलाती है। मतलब कि लंबे समय के लिए अगर जब लोन दिया जाता है दीर्घ अवधि के लिए तो सही रेट आंसर हो जाएगा बैंक रेट। ध्यान दीजिएगा जो रेपो रेट होती है ना ये अल्पकालीन होती है। क्या होती है? अल्पकालीन दर पर लोन दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, जबकि अगर दीर्घकालीन अवधि के लिए दिया जाता है तो उसको हम बैंक रेट कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं 65 नंबर पे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख एवं मौद्रिक नीति को गतिशील बनाए रखने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया जाता है। कॉल मनी मार्केट ऑपरेशन, ओपन मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे क्योंकि आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति को बनाए रखने के लिए कॉल मनी मार्केट का भी प्रयोग किया जाता है और ओएमओ जिसमें क्या होता है सामान्यतः सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। तो सिक्योरिटीज़ भी होती है यानी प्रतिभूति, और एलएएफ यानी कि इसमें जो है कि आपकी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आती है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट आती है। तो ये सभी गतिशील रखने के लिए जारी रखी जाती है यानी मौद्रिक नीति को बनाए रखने के लिए। तो 65 का डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सिद्धांत और प्रतिपादक। तो 3 सिद्धांत तो सही होंगे लेकिन एक गलत होगा तो उसको हमें पहचानना है। तो देखते हैं व्यय कर की अगर हम बात करेंगे तो व्यय कर का सिद्धांत एन केल्डार ने दिया था, बिल्कुल सही है। जीरो बेस बजटिंग की बात करेंगे तो ये पीटर नायर पायर ने दिया था, यह भी सही है। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो ये जेम्स मेनार्ड कीन्स ने दिया था, न कि वैगनर साहब ने। तो ये वैगनर ने नहीं दिया था बल्कि किसने दिया था? जे.एम. कीन्स यानी कि जेम्स मेनार्ड कीन्स ने दिया था। और टोबिन टैक्स की जो बात है वो जेम्स टोबिन ने ही दी थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा कि ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 67। आइए 67 देखते हैं। यहाँ पे स्थापना वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अब हम देखते हैं यूटीआई। अगर हम बात करते हैं यूटीआई तो यूटीआई क्या होता है? भारतीय यूनियन ट्रस्ट होता है यानी यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई है 1964 फरवरी में। ओके, फरवरी में। दूसरा है आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जिसको हम कहते हैं आईडीबीआई। ध्यान दीजिएगा इसको क्या कहा जा रहा है? आईडीबीआई जो है इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो है कि 1964 में यह भी स्थापित हुआ लेकिन ये जुलाई में हुआ। वहीं ये जो है कि रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं आरआरबी जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी स्थापना 1975 में अधिनियम के तहत हुई। और आईआरडीए यानी इरडा जो कि पेंशन से संबंधित है, इसकी स्थापना अप्रैल 2000 में की गई। कब की गई? अप्रैल 2000 में। तो अब आप इसको क्रम से बैठाएंगे तो 1 3 2 4, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1 3 2 4। क्वेश्चन नंबर है आपका 68। निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना को बंद कर दिया गया। यानी किस कमेटी ने कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हो पा रही हैं, तो वो कमेटी थी आपकी केलकर समिति। केलकर समिति के द्वारा कह दिया गया और सिफारिश की कि इनको बंद कर दिया जाए। और वर्तमान में अगर देखा जाए जब बंद हो रही थी तो उस समय इनकी संख्या 196 थी। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 आपका कूट के साथ है तो हम थोड़ा छोटा करेंगे। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य था, जब पहली बार इनकी स्थापना की जा रही थी तो क्या उद्देश्य था इनका? ग्रामीण इलाकों में बचत को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों में सहयोग देना, यह भी सही है। और ग्रामीण इलाकों में साहूकारों के चंगुल से लोगों को मुक्त कराना था, यह भी इसका उद्देश्य था। तो इसलिए 69 का डी हो जाएगा कि 1 2 3 तीनों ही यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं।
पूछा जा रहा है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद जिसकी स्थापना दिसंबर 2010 में हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो एफएसडीसी इसको हम कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। तो एफएसडीसी की स्थापना 2010 में हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता होती है वो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। और एक जगह आपके केंद्रीय वित्त मंत्री और आते हैं अध्यक्ष के रूप में, वो होती है आपकी जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष। तो वहाँ भी केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु पंचायत मित्र योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब किया गया? तो पंचायत मित्र के रूप में इसका जो शुभारंभ किया गया वो फरवरी 2006 से किया गया था। ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 पर हम लोग देखेंगे क्या है 72 प्रश्न। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से किन दो वैश्विक संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहा जाता है? यानी कि ब्रेटन वुड्स का जो सम्मेलन हुआ था अमेरिका में 1944 में, तो वहाँ पे दो संस्थाएं बनी थी और अगले साल 1945 में एक संस्था बनी थी। तो ब्रेटन वुड्स में दो जो संस्थाएं बनी थी वो कौन कौन सी थी? एक तो वर्ल्ड बैंक बनी थी और एक IMF बनी थी। ये दोनों ही एक साथ बनी थी और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड्स संस्था, जो कि जुड़वा संस्थाएं होती हैं। और 1945 में जब गैट की स्थापना हो गई थी, जो आगे चल के 1995 में WTO के रूप में कन्वर्ट हो गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो ब्रेटन वुड्स जुड़वा संस्था किसे कहते हैं? वर्ल्ड बैंक और IMF को। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्या है 73? विश्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से किस आर्थिक संस्थान को विश्व बैंक की उदार खिड़की भी कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक की उदार खिड़की भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है IDA। इसको जो है कि माना जाता है कि बहुत ही लिबरल है। क्यों? क्योंकि विकासशील देशों के साथ साथ जो है कि कम ब्याज पे, यानी कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है लंबे समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न पर विचार कीजिए। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, ऋण संबंधी क्रियाएं और हीनार्थ प्रबंधन, उपरोक्त में से कौन सी मद राजकोषीय नीति के अंतर्गत सम्मिलित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे सार्वजनिक आय भी आता है, सार्वजनिक व्यय भी आता है, ऋण संबंधी क्रियाएं भी आती है और हीनार्थ प्रबंधन भी आता है। ये सभी राजकोषीय नीति के अंतर्गत पार्ट शामिल होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं 75। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक मौद्रिक नीति के संबंध में सत्य नहीं है? तो मौद्रिक नीति के संबंध में कौन सा सही नहीं है ये देखना है। इसका निर्धारण और संचालन केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, अर्थात RBI के द्वारा। तो बिल्कुल सही बात है, RBI मौद्रिक नीति को चलाती है। यह अर्थव्यवस्था के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है? जी नहीं, मौद्रिक नीति के पास जो गणना होती है वो मुख्य रूप से संगठित क्षेत्रों की होती है, न कि असंगठित क्षेत्रों की। बल्कि असंगठित क्षेत्र किसको प्रभावित करता है? राजकोषीय नीति। ये सरकार की नीतियों से संबंधित होते हैं और इसका प्रभाव परोक्ष रूप से पड़ता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से। तो यह भी सही है। तो बी यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बजटीय घाटा किसे कहते हैं? कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। बिल्कुल सही बात है, जितनी आपकी प्राप्ति हुई है और जितना आपने व्यय कर दिया है, अगर आप निकालेंगे तो बजटीय घाटा कहलाएगा। ओके। और दूसरा देख रहे हैं राजस्व घाटा, जो राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय निकाल दीजिए तो ये आपको राजस्व घाटा प्राप्त हो जाएगा। प्राथमिक घाटा, जिसको राजकोषीय घाटा में से जो ब्याज अदायगी करनी है उसको निकाल दीजिए तो जो बचेगा वो प्राथमिक घाटा हो जाएगा। तो ये तीनों ही तो सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि सभी सुमेलित हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा युग्म नहीं है जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे हम लोग। तो आइए पढ़ते हैं, NBFC के बारे में दिया हुआ। ये NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी होती हैं, गैर वित्तीय, जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनका प्रमुख कार्य किसी योजना के तहत जमा स्वीकार करना और उसे किसी रूप में उधार देना है। इसका जो प्रमुख कार्य है किसी योजना के तहत जमा स्वीकार करना और उसे किसी रूप में उधार देना है। ये बैंक कंपनीज अधिनियम 2013, मेरे हिसाब से, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2013 होना चाहिए इसका। तो क्योंकि वर्तमान में कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है, तो मान लीजिए कि कंपनी एक्ट के अधीन आते हैं कि नहीं। तो आप देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि ये कंपनी एक्ट के अधीन आते ही नहीं है, बल्कि ये किसके अधीन आते हैं? RBI एक्ट 1997 के अधीन आते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है।
पूछा जा रहा है सूची फर्स्ट जो कि एक संस्था है और सूची सेकंड स्थापना वर्ष है, तो ये आपको बताना है। तो डब्ल्यूटीओ की अगर हम बात करेंगे तो डब्ल्यूटीओ जो मैंने अभी ऊपर के 2 प्रश्नों में बताया था ब्रेटन वुड्स वाले में, तो डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना हुई है गेट की जगह कब हुई है, 1995 में हुई। वहीं अगर आसियान की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। एडीबी की बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई। और बिम्स्टेक की बात करेंगे तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ग्रामीण सहकारी साख समितियों में सुधार से संबंधित है। यानी कि ग्रामीण जो सहकारी साख होती हैं उनको सुधारने से संबंधित जो कमेटी है वो विद्यानाथन समिति है। कौन सी है, विद्यानाथन समिति। और यह जो है कि 2004 में स्थापित की गई थी। अगर हम आगे बात करें शिवरामन समिति की, तो शिवरामन समिति के द्वारा 1982 में सिफारिश की गई थी और जिसके बाद हमें नाबार्ड की स्थापना देखने को मिलती है, नाबार्ड की स्थापना देखने को मिलती है। बी भगवती की बात करेंगे तो ये बेरोजगारी से संबंधित है। किससे संबंधित है, बेरोजगारी से संबंधित है ये। और नरसिम्हन समिति की बात करेंगे तो ये बैंकिंग, किसमें, बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में सुधार की कमेटी होती है। किसमें, वित्तीय क्षेत्र में सुधार की कमेटी होती है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ग्रामीण सहकारी साख समिति विद्यानाथन है 2004। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण नहीं होता है। सार्वजनिक आय भी होता है, सार्वजनिक व्यय भी होता है, सार्वजनिक ऋण भी होता है, लेकिन नगदी रिजर्व अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो जो सीआरआर होते हैं, एसएलआर होते हैं, ये दोनों ही किस में आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं। किस में आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं, अर्थात कि मौद्रिक नीति में। और मौद्रिक नीति किसका पार्ट हो जाता है, आरबीआई का पार्ट हो जाता है। तो इसलिए डी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 81, सरकार द्वारा किए गए विनिवेश का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से होता है। पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्ति या राजस्व व्यय। ध्यान दीजिएगा कि विनिवेश का संबंध पूछा जा रहा है, यानी कि जब किसी वस्तु को बेचा जाता है और उसके बाद जो धन प्राप्त होता है वो किस में होता है, पूंजीगत प्राप्ति में होता है। किस में आता है ये, पूंजीगत प्राप्ति। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को वॉशिंगटन जुड़वा के रूप में भी जाना जाता है। तो अभी मैंने बताया आपको कि वर्ल्ड बैंक और साथ ही साथ कौन आएगी दूसरे नंबर पे, आईएमएफ। ये जो है कि दोनों एक साथ इस्टेब्लिश हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है कि, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आईएमएफ और आईबीआरडी। तो ध्यान दीजिएगा जो आईबीआरडी लिख रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इसी को हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं, वर्ल्ड बैंक कह देते हैं शॉर्ट में। ओके, तो 82 का सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। तो सरकारी व्यय को जो नियंत्रित करेगा वो कौन करेगा, वित्त मंत्रालय करेगा, आरबीआई नहीं करेगा, वित्त मंत्रालय करेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है, किस आधार पे जो है कि परिभाषित किया जाता है। तो सी हो जाएगा कि बृहद मुद्रा यानी व्यापक मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। तो इस हिसाब से इसको मुद्रा गुणक को भी परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। यानी कि 3 तो सही है और एक जो गलत है, हमें उसकी पहचान करनी है। तो आप देखोगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1952 में इस्टेब्लिश किया गया। अनवरत योजना का प्रतिपादन, इसका जो है ध्यान दीजिएगा, इसका प्रतिपादन जो था वो लकड़ावाला ने नहीं किया था दोस्तों, बल्कि गुन्नार मिर्डल साहब ने किया था। किसने किया था, गुन्नार मिर्डाल या मिर्डल कह दीजिए आप, इनके द्वारा किया गया था। तो दूसरा तो गलत हो गया। 20 सूत्री कार्यक्रम पंचवर्षीय कौन सी थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसे लागू किया गया था, जो जनता पार्टी की सरकार थी इस समय, जनता पार्टी की सरकार थी उसके द्वारा। वहीं जॉन डब्ल्यू जो मॉडल है, जॉन डब्ल्यू मिलर जो मॉडल है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, जिसमें भारी उद्योगों की जगह आधारिक संरचना यानी कि संरचनात्मक विकास पर बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 है, आर्थिक समृद्धि में क्या परिवर्तित होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि मतलब घरेलू उत्पाद में, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि या उपरोक्त सभी। तो आप देखोगे यहाँ पे कि डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी में परिवर्तन होता है। यानी कि आपकी जीडीपी में भी वृद्धि होती है, जीएनपी में भी वृद्धि होती है और साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम में भी वृद्धि होती है। तो इन तीनों में ही वृद्धि देखने को मिलती है। अगले प्रश्न को देखते हैं।
असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में बना था? यह प्रश्न अभी हमने ऊपर ही सॉल्व किया था कि 2008 में यह प्रश्न मतलब अधिनियम बनाया गया था। अगला प्रश्न है 88। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सैनिक तथा सुरक्षा सेवाएं, भविष्य निधि कोष में मालिकों का अंशदान, वृद्धावस्था पेंशन और स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन। तो आप देखोगे इसका सी हो जाना चाहिए कि जो वृद्धावस्था पेंशन होती है ये एक तरीके से हस्तांतरण आय होती है। हस्तांतरण आय क्यों कह रहा हूँ मैं इसे? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ये आय दी जाती है और ये एक बार कहीं ना कहीं ऐड की जा चुकी होगी, राष्ट्रीय इनकम में इसकी गणना हो चुकी होगी एक बार, इसलिए दूसरी बार गणना न हो इसलिए इससे बचा जाता है। तो यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन को शामिल नहीं किया जाता है। और 89 में अगर हम देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष के बजट में उदारीकृत विनिमय दर व्यवस्था प्रणाली को घोषणा की गई थी? तो यहाँ पर जो देखा जाएगा तो बी आंसर हो जाएगा कि वर्ष 1992-93 के बजट में उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली की व्यवस्था शुरू की गई थी। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने सदस्य देशों में किसी देश के भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा जारी की जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा EFF। क्या कहता है? विस्तारित कोष सुविधा। ये जो है कि सुविधा प्रदान की जाती है IMF के द्वारा। कब? जब इसके सदस्य देशों में आर्थिक संकट आता है भुगतान संतुलन का, तब इसको ये सुविधा दी जाती है। और अगला प्रश्न है फोर्टेलेजा घोषणा निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि वर्ल्ड बैंक ब्रिक्स बैंक जो है, जिसको आज किस नाम से जाना जाता है? NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसको 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये फोर्टेलेजा घोषणा पत्र था, इसी के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 92 को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। और 92 क्या कह रहा है? अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास में प्रमुख अवरोधक तत्व क्या होते हैं? जब अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ पे विकास क्यों नहीं हो पाता है? तो ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसी पहली चीज़ कि गरीबी, ठीक है, और जनसंख्या विस्फोट, अल्प पूंजी निर्माण। तो देखेंगे आपकी तीनों ही चीज़ें अवरोधक हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है प्रमुख। तो प्रमुख में ऐसा होता है कि वो ऑप्शन चयन करना चाहिए जिसमें बाकी कारण भी शामिल हो जाएं। तो हम कह सकते हैं जनसंख्या विस्फोट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर जनसंख्या विस्फोट है तो इसका मतलब जनसंख्या अधिक होने से गरीबी ज़्यादा है, अल्प पूंजी निर्माण भी है, ये सारी समस्याएं इसमें इंक्लूडेड हो जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित छूटों में से कौन सी विश्व बैंक की पीली पेटी यानी एम्बर बॉक्स के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो एम्बर बॉक्स में आती है आपकी न्यूनतम समर्थन मूल्य, कीटनाशक और सिंचाई, अर्थात कि कृषि से संबंधित होती है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 94 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक मूल्य के अंतर्गत भारत सरकार लोगों को भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराती है? तो इसे हम कहेंगे बी ऑप्शन यानी कि निर्गम मूल्य। क्या कहते हैं? निर्गम मूल्य के अंतर्गत जो है कि भारतीयों को खाद्यान्न सामग्री प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रधानमंत्री द्वारा 6,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अटल भूजल योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत थी 25 दिसंबर 2019 को, और 25 दिसंबर को ही आपको बता दिया जाए कि सुशासन दिवस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुशासन दिवस। ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है 96। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और प्रश्न पूछ रहा है आपसे, उपरोक्त में से कौन से जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का परिणाम है? अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका प्राकृतिक वृद्धि क्या होगी, यानी क्या क्या परिणाम निकलेंगे? तो आप देखोगे अशोधित जन्म दर, क्योंकि लगातार जन्म दर बढ़ रही है, विवाह हो ये जरूरी नहीं है, प्रवास हो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन अशोधित मृत्यु दर, ये दोनों ही निकलेंगे। तो 1 और 4 होने की वजह से 96 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 हम लोग देखेंगे। क्या कहता है 97? निम्नलिखित में से कौन एक जननांकीय लाभांश यानी डिविडेंड जो होती है, पॉपुलेशन डिविडेंड, उसका घटक नहीं है? तो आप देखेंगे इसका कौन सा घटक नहीं है? बढ़ती युवा जनसंख्या, ये तो सही है। बढ़ती कार्यशील जनसंख्या, यह भी सही है। सीधा जनसंख्या पिरामिड इस तरीके का नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और घटता आश्रितता अनुपात, यह भी एक फ़ायदा होता है कि आश्रितता लोग घट जाती है, यानी कि निर्भरता कम होती है, जो कि भारत में निर्भरता बहुत अधिक है, तो ये चीज़ें भी घटने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है। निम्नलिखित में से किस एक औद्योगिक नीति के मुख्य अंश के रूप में भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया गया था? तो 1948 की औद्योगिक नीति में, जिसमें कहा गया था कि हम उदारवादी और समाजवादी दोनों ही पद्धति को एक साथ लेकर चलेंगे। और 98 में क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 99 है। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 99। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। पूछा जा रहा है वर्ष 2005 में स्थापित राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिन भी भारत के संचित कोष से अलग है और इसमें जमा की गई राशि स्थायी प्रवृत्ति की होती है। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि सत्य कथन की बात कीजिए। तो सत्य कथन आपके दोनों ही सही हैं, क्योंकि संचित कोष से अलग होता है, क्योंकि जो संचित कोष होता है भारत का वो आर्टिकल 266 में होता है, संवैधानिक होता है। और ये क्या है, ये संसद के द्वारा बनाई गई थी और इसकी जो जमा राशि होती है वो स्थायी प्रवृत्ति की होती है। तो यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित समितियों में से किसका संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात करेंगे आप तो दांतेवाला समिति 77, यह भी सही है। क्रेफिक कार्ड समिति 79, यह भी सही है। और खुसरो समिति 1989, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि 1, 2, 3 तीनों ही समितियां जो है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे हम लोग। भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेमेंट बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पेमेंट बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किस समिति ने किया था? तो इसका जो स्थापना का प्रस्ताव था वो नचिकेत मोर समिति ने किया था, नचिकेत मोर समिति। और इसके लिए इसका गठन कब किया गया था? 2013। और जो इसके माध्यम से जो पहला पेमेंट बैंक था वो कौन था? एयरटेल कंपनी का एयरटेल पेमेंट बैंक था। क्या था? एयरटेल पेमेंट बैंक था। तो ये पहला इसका जो है कि पेमेंट बैंक था, नचिकेत मोर समिति ने इसको कहा था। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। तो आइए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? देसी बैंकर, जमा प्रमाण पत्र, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देसी बैंकर जो है कि संगठित नहीं होते बल्कि ये असंगठित होते हैं, क्योंकि इनका कोई आंकड़ा नहीं होता है सरकार के पास। इन्हीं को सेठ, साहूकार, महाजन, सूदखोर, जमींदार, ये सारे शब्द इनको प्रयोग किए जाते हैं और ये सामान्यतः गाँव वगैरह में ज़्यादा दिखते हैं। अगला प्रश्न है 103। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी को सांविधिक दर्जा दिया गया? तो जो सांविधिक दर्जा दिया गया था दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सेबी अधिनियम 1992। 1992 में इसको सांविधिक दर्जा दे दिया गया था, यानी संसद के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया। अगला प्रश्न है, यहाँ पे लिखा है IDBI, LIC, JIC और SBI। उपरोक्त में से कौन सा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रवर्तकों या स्पॉन्सर में शामिल है? तो तीनों ही शामिल है यहाँ पे, 1, 2, 3, लेकिन चौथा SBI इसमें शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 105 है। संवेदी सूचकांक की बात की जा रही है यहाँ पे दोस्तों। संवेदी सूचकांक पे आधारित जो है कि देखते हैं क्या होता है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर ये आधारित होता है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 50 महत्वपूर्ण स्टॉकों पे, या राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के 30, या राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के 50 महत्वपूर्ण स्टॉक पे। तो आप देखेंगे कि जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें जो है कि आपका 30 इंपॉर्टेंट जो कंपनियाँ होती हैं जिनको ब्लू चिप कंपनी कहते हैं, तो उसी पर जो है कि संवेदी सूचकांक आधारित होता है। तो 105 का हो जाएगा आपका कौन सा? ए ऑप्शन हो जाएगा। और दूसरी चीज़, ये भारत का सबसे पुराना है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट है जो है कि ये सूचकांक, मतलब एक्सचेंज जो है सबसे पुराना है भारत का। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। भारत में अमीर और गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। भारत में सभी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहीं हो पाता है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है कि सभी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी हद तक जो है कि गरीबी को कम कर लिया गया। लगभग अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा आया था उससे बताया गया था कि 22.8 करोड़ लोग ही बस केवल गरीब हैं भारत में, बाकी सभी के लिए खाद्यान्न आपूर्ति हो जाती है। तो दूसरा तो गलत है, पहला सही है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 107 हम लोग देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टॉक बाजार में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावली है? तो स्टॉक बाजार में अगर आप देखेंगे तो हमें क्या क्या शब्द देखने को मिलेंगे वहाँ पे, तो यहाँ देखते हैं हम लोग इसका। तो हमें IPO भी देखने को मिलता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बुक बिल्डिंग भी देखने को मिलता है और स्प्रेड भी मिलता है। तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी टर्म्स जो है कि यहाँ पर देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है।
निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ाए जाने का एक प्रमुख प्रभाव होता है? जब ब्याज दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है तो इससे निवेश व्यय में कमी आती है, क्योंकि फिर बैंक क्या होती हैं, आरबीआई से पैसा नहीं लेती हैं, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो बैंकों से भी लोग पैसा नहीं लेते हैं, और जब पैसा नहीं लेते हैं क्यों? क्योंकि भाई ब्याज बहुत महंगा है, थोड़ा सस्ता होगा तब ले लेंगे। तो ऐसे में जो निवेश करने वाला जो इन्वेस्टमेंट का व्यय होता है वो घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, एंजल निवेशक वे निवेशक होते हैं जो उद्यमियों का उनके व्यापार प्रारंभ करने में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है। एंजल निवेशक नए व्यापार में ऋण या शेयर पूंजी के रूप में वित्त प्रदान कर सकते हैं। तो दोनों ही प्रकार से वो लोग वित्त प्रदान कर सकते हैं, या तो वो जो है कि लाभांश ले लें या फिर वो लोन दे दें, तो दोनों ही तरीके से हो सकते हैं। तो 109 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 110, बेरोजगारी की समस्या गरीबी वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। बिल्कुल, अगर बेरोजगारी हो रही है तो गरीबी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और इससे मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। मुद्रास्फीति कब बढ़ती है? महंगाई तब बढ़ेगी जब आपके पास पैसा बहुत होगा और आप पैसा लेके बाजार में घूमोगे कि मुझे एप्पल का आईफोन 14 दे दो और मैं थार की गाड़ी लूँगा और BMW की 4 व्हीलर निकालूंगा। तो ये तब होता है जब आपकी जेब में पैसा होता है दोस्तों। जब पैसा गर्म होता है ना, जेब गर्म होती है, तो आप मार्केट को भी गर्म कर देते हो। कहने का मतलब महंगाई बढ़ा देते हो। लेकिन जब व्यक्ति गरीब है, पैसा ही नहीं है, भुखमरी चल रही है, तो वो क्या महंगाई बढ़ाएगा? तो दूसरा तो गलत हो गया, तो केवल पहला सही है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 111 नंबर प्रश्न पर पढ़ते हैं। यूरोप एवं एशिया में लिंगानुपात की तुलना करते हुए वर्ष 1990 में लुप्त होती महिलाएं का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था यह विचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान केंद्र कोचीन, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान नोएडा। तो 112 का डी हो जाएगा कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान नोएडा में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पे है? आपके गुजरात में है। तो ये इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों ही अपनी जगह सही मिलान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, 113, KGFS मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? KGFS का जो पूर्ण रूप होता है क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज होती है। क्या होती है? कि क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज जो है कि मॉडल लिंक होती है। ये सारी चीज़ें इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1977 में चलाया गया था क्या? और ट्राइसेम 1979 में चलाया गया। वहीं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में और काम के बदले अनाज कार्यक्रम ये 2010 में नहीं बल्कि 2004 में चलाया गया था। काम के बदले अनाज जो कार्यक्रम था ये देश के 150 जो सर्वाधिक पिछले ज़िले थे उनमें शुरू किया गया था और रोजगार को सृजित करने के लिए था। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम था 2004 का। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकारी संगठन कृषि के विपणन में सम्मिलित नहीं होता है? भारत का कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत एवं कीमतों का आयोग और भारत का कृषि निगम। तो भारत का कृषि निगम इसमें शामिल नहीं होता है। बाकी सभी जो है कि संगठन कृषि विपणन के कार्य में संलग्न होते हैं, यानी APMC जो मार्केट होती है उसकी बात होती है। क्वेश्चन नंबर 116 है, आयात की गई वस्तुओं के कारण मूल्यों में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं इसको आयातित मुद्रास्फीति। जब हम कोई सामान महंगा खरीद के लाए हैं दो विदेशों से, तो यहाँ भी तो वो सामान महंगा बिकेगा, तो उसे हम आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से प्रभावी राजस्व घाटा के बारे में सत्य है? वर्ष 2011-12 के संघीय बजट में देश में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था और यह वित्त प्रबंधन का पूर्णतः भारतीय विचार है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि 11-12 के बजट में पहली बार प्रभावी राजस्व घाटे की बात की गई और ये भारतीय व्यवस्था के अंतर्गत यह विचार पैदा हुआ, कहीं और से हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया। तो 117 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुकूल नहीं है? तो कौन सा एक अनुकूल नहीं होगा? रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, CRR में कमी, MSF रेट में वृद्धि या बैंक रेट में कटौती। तो सी हो जाएगा कि MSF रेट, जो MSF में वृद्धि होती है ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है बल्कि कम हो जाती है यहाँ पे।
और 119 की बात करेंगे, आर्थिक असमानता को दूर करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्वितरण नीति अपनाई जाती है। जो आर्थिक असमानता को कम करने के लिए तो सब्सिडी को युक्त बनाना यह भी सही है और प्रगतिशील कराधान लगाना यह भी सही है। तो अर्थात फाइनली आ जाएगा डी ऑप्शन कि ए और बी दोनों ही सही हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बोल्ट पीपीपी मॉडल के अंतर्गत ओ क्या होता है। तो देखिए बिल्ट ऑपरेशन, यहाँ पे जो होता है ऑपरेशनल जो होता है, या अगर हम इसमें बात करेंगे बोल्ट में तो ये हो जाएगा ओन हो जाएगा यहाँ पे, यानी अपना। ठीक है, तो 120 का हो जाएगा। बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र जो होता है वो बोट में होता है दोस्तों। यहाँ पे जो बोट होता है यहाँ पे ओ का मतलब होता है ऑपरेट, लेकिन यह बोल्ट आता है तो यहाँ ओ का मतलब होता है ऑन। और क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के निवेश में पूंजी पलायन का भय नहीं होता है। किस एक प्रकार के निवेश में पूंजी पलायन का भय नहीं होता है। तो ए हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि एफडीआई जो होता है उसमें पूंजी पलायन का भय नहीं होता है, जबकि एफपीआई में होता है। एफपीआई में होता है। और जब भी कोई संस्था के द्वारा 10% या इससे अधिक का इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं एफडीआई। और जब किसी विदेशी संस्था के द्वारा 10% से कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं एफपीआई। क्वेश्चन नंबर 122 है। नगद आरक्षित अनुपात में कटौती के पश्चात बैंक अपने ऋण की ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं। इससे बैंकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 123 है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। यह योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई थी, बलिया में की गई थी क्या? बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, यह योजना उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में शुरू की गई थी, यह भी सही है। यह पहली कल्याणकारी स्कीम है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही, यह भी सही है। चौथा ही गलत हो जाएगा इसमें, क्योंकि यह योजना केवल बीपीएल परिवार तक सीमित है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल बीपीएल परिवार तक ही सीमित हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया है, बल्कि 2018 में इसे सभी गरीबों के लिए खोल दिया गया है। जब ये शुरू में प्रारंभ की गई थी तब तो ये ठीक था, लेकिन जब 2018 में इसको क्या किया गया, जब इसके टारगेट बहुत अच्छे प्राप्त हो रहे थे, अचीव हो रहे थे, 7 करोड़ 8 करोड़ महिलाओं को जो है कि सिलेंडर दिए गए उज्ज्वला योजना के माध्यम से, तो क्या किया गया सरकार के द्वारा कि ऑल पुअर्स यानी कि सभी गरीबों के लिए खोल दिए गए थे ये। क्वेश्चन नंबर 124 है यहाँ पे। मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण सरकार का ऋण भुगतान महंगा हो जाता है और मुद्रास्फीति में ऋण की वास्तविक लागत बढ़ती जाती है। तो ए स्टेटमेंट हो जाएगा कि दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 देख लेते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है, मार्शल मैक्लुहान द्वारा जो ग्लोबल विलेज की संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी वो किस पे आधारित थी? तो परिवहन एवं संचार के विकास पर, कि जब परिवहन और संचार का इतना अधिक विकास हो जाएगा कि हर व्यक्ति आसानी से एक देश से दूसरे देश में, एक शहर से दूसरे शहर चला जाएगा, तो जैसे लगेगा कि हम लोग एक गाँव में घूम रहे हैं, एक गली से दूसरे गली पैदल कम समय में पहुँच गए, तो इसी को ग्लोबल विलेज कह दिया गया था। और क्वेश्चन नंबर 126 है। अब करंट अफेयर्स यहाँ से शुरू होगी। मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बोधगया बिहार, लुम्बिनी नेपाल, सारनाथ उत्तर प्रदेश या कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब हो जाएगा बी, लुम्बिनी नेपाल में किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 127। मई 2022 में एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन स्थल था, क्या था? लंदन यूके में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, मई 2022 में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में संपन्न हुआ। इस बैठक में भारत का नेतृत्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा कि क्वाड में कभी भी प्रधानमंत्री के सिवाय राजनाथ सिंह गए नहीं, कभी नहीं गएंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 129 की बात करेंगे तो एंथनी अल्बानीज ने मई 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के बने थे प्रधानमंत्री। और करंट में भी आप लोग देख लीजिएगा वर्तमान में कौन है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है इस बार। अगला प्रश्न है, मई 2022 में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रति 2 वर्ष पर विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया था, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। दूसरा, फ्रांस को इस सूचकांक में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई और इस सूचकांक में भारत का स्थान 54वां है।
तो आप देखेंगे कि पहला तो सही है, तीसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा गलत है, क्योंकि फ्रांस को नहीं बल्कि जापान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। किसको प्राप्त हुआ? जापान को। और अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए? तो 22-23 के लिए जो उद्योग के परिसंघ के अध्यक्ष चुने गए, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के, तो वो हो जाएंगे आपके संजीव बजाज जी। अगला प्रश्न है 132। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड हेतु प्रदान किया गया। तो 132 का सी सही हो जाएगा कि ये दोनों ही कथन सही हैं, और यह पहली ऐसी पुस्तक है जो हिंदी भाषा के लिए जो है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला गया, क्योंकि ये मूल रूप में हिंदी भाषा में लिखी गई थी, आगे जाके ये अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट की गई थी, यानी अनुवाद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 133 है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस एक नाम से महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान शुरू किया गया है? तो उसका नाम हो जाएगा समर्थ। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में विश्व में रहने योग्य शहरों की सूची में जो सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया वो वियना यानी ऑस्ट्रिया ने प्राप्त किया। किसने? ऑस्ट्रिया ने। और अगला प्रश्न है हमारा 135। जून 2022 में निम्नलिखित में से किस एक देश द्वारा अपने प्रस्तावित तियोंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 3 अंतरिक्ष यात्री रवाना किए गए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ए, चीन के द्वारा। 136 प्रश्न है, जून 2022 में विश्व की प्रथम फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन भारत के निम्नलिखित में से किस एक झील में किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील यानी ओडिशा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, जून 2022 में संपन्न भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता जो रणजी ट्रॉफी 2021-22 में मध्य प्रदेश ने फाइनल मुकाबले में किसे पराजित किया था? तो सही जवाब हो जाएगा सी, मुंबई को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि जून 2022 में नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे अमनदीप सिंह गिल को किया गया था, अमनदीप सिंह गिल को। क्वेश्चन नंबर 139 है, अंकटाड द्वारा जारी जून 2022 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में $45 बिलियन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ भारत का जो स्थान था वो 7वां था। तो कितना था विश्व निवेश रिपोर्ट में स्थान भारत का? 7वें नंबर पे था। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर स्वयं का जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला शहर बन गया, जिसने स्वयं का अपना एक जैव विविधता शहर जो रजिस्टर तैयार किया है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता, और कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे हम लोग, जून 2022 में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि कीमतों के गुणवत्ता नियंत्रण डेटा को दर्ज और प्रस्तुत करने के उद्देश्य से देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा IIM अहमदाबाद यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, इसके द्वारा पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा द्वारा मई 2022 में पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो केरल विधानसभा के द्वारा। किसके द्वारा? केरल विधानसभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, बोंगो सागर नौसैन्य अभ्यास का आयोजन मई 2022 में भारत एवं किस देश के बीच में हुआ? तो ये बांग्लादेश के साथ हुआ। किसके देश के साथ हुआ? बांग्लादेश के साथ हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले गोल्ड पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक भारतीय को सम्मानित किया गया? तो चारुदत्त मिश्रा। कौन है इसके लिए? चारुदत्त मिश्रा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 10 मई 2022 को नॉर्वे में स्वालबार्ड से नासा द्वारा एंडोरेंस मिशन लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या लगाना है, मतलब क्या पता लगाना है, ये बताना है आपको। तो सही जवाब हो जाएगा डी, पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों, कि पृथ्वी पे अगर जीवन हुआ ही तो क्यों हो सका यहीं पे, बाकी ग्रहों पे क्यों नहीं हो पा रहा है, तो इसका पता लगाना है। और क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 147 पे, निम्नलिखित में से किन्हें केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी CEO नियुक्त किया गया था? तो देखिए 147 के समय तो थे परमेश्वरन अय्यर, लेकिन आज की अगर हम बात करें 2023 मार्च की बात करें तो इस समय जो है कि सुब्रमण्यम
जी हैं, सुब्रमण्यम है। ये आपको देख लेना है कंफर्म इनका पूरा नाम क्या है, लेकिन सुब्रमण्यम ही इनका नाम है वर्तमान में। और आगे देख लेते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का पता लगाइए। 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 में जिनेवा में संपन्न हुआ और इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। तो आप देखेंगे कि 148 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा सी, कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, साइबर सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन जून 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में संपन्न हुआ। और अगला प्रश्न है, वाहन निगरानी प्रणाली से संबंधित सुरक्षा मित्र परियोजना क्या है? सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत जून 2022 में किस राज्य द्वारा की गई थी? तो 150 का जो सही आंसर हो जाएगा केरल। और केरल के द्वारा ही सुरक्षा मित्र परियोजना जो है कि शुरू किया गया। और यही था आज के टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट पेपर के साथ, और वो होगा हमारा टेस्ट नंबर 4। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोग, और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।